आप सभी प्यारे बच्चों का इस YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं प्रवीण सर और आपको विज्ञान के ढेर सारी जानकारियां इस चैनल के माध्यम से दूंगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपको विज्ञान और विज्ञान किताबों से संबंधित पाठों पर आधारित नए नए वीडियो आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सभी प्यारे बच्चों का इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं प्रवीण सर और मैं आपको विषय विज्ञान का पहला पाठ जो वर्ग 10वीं के किताब NCERT से संबंधित है, उसका पहला पाठ है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो यह वीडियो वर्ग 10वीं के छात्रों के लिए बहुत उपयोगी होने जा रही है। आप इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। आपको आपके क्लास से संबंधित किताब से जुड़ी बहुत सारी जानकारियां आपको इस वीडियो में मिलने जा रही हैं। आप अंत तक जरूर इस वीडियो को देखेंगे। तो पहला पाठ वर्ग 10वीं का जो विषय विज्ञान की किताब है, उसमें आपको मिलता है पहला पाठ रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। जब हम रासायनिक अभिक्रिया को समझते हैं तो हमें कुछ रासायनिक पदार्थों को जानना होता है। जैसे रासायनिक पदार्थ जानते ही हैं, जो दवाएं सब बनाने के काम में आती हैं, वो सब रासायनिक पदार्थ हैं। तो इसमें हमारे आसपास भी बहुत सारे रासायनिक पदार्थ होते हैं, वो आपस में कैसे अभिक्रिया करती है, कैसे उनमें बदलाव होता है, ये सारे हम जानेंगे इस पाठ में। तो उन पदार्थों को समझने के लिए हमें पहले उनके संकेत को समझना होता है। तो इस पाठ को शुरू करने से पहले हमें सबसे जरूरी ये समझना हो है कि रासायनिक पदार्थ कौन कौन होते हैं और उनका क्या पहचान होता है, उनको कैसे हम प्रदर्शित करेंगे, कैसे उसे लिखेंगे। और रासायनिक पदार्थों को आपको उनके नामों से लिखने में आपका ज़्यादा समय लगता है, इसलिए उनको संकेतों के रूप में हम लिखते हैं, उन्हें दिखाते हैं। तो आइए हम आपको 1 से लेकर 20 तक परमाणु संख्या वाले क्रम से कुछ उपयोगी रासायनिक पदार्थों की सूची आप यहाँ पे बोर्ड पे देख पा रहे हैं। तो पहले हम इसको एक एक करके समझते हैं और उसके बाद हम फिर पाठ की ओर चलेंगे, जो पाठ आपका रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण है। तो इसमें आप पहले नंबर पे आप देखते हैं हाइड्रोजन है, उसका संकेत H हम लिखते हैं। 2 नंबर पे हीलियम है, 3 नंबर पे लिथियम है, 4 नंबर पे बोरॉन है Be, 5 नंबर पे 4 नंबर पे बेरियम है, 5 नंबर पे बोरॉन है, 6 नंबर पे कार्बन है, 7 नंबर पे नाइट्रोजन है, वो गैस है, 8 नंबर पे भी ऑक्सीजन भी गैस है, उसका संकेत आप देख रहे हैं यहाँ पे नाइट्रोजन का N, ऑक्सीजन का O। 9 नंबर पे फ्लोरीन, वो भी गैस है, उसका संकेत आप देख रहे हैं यहाँ पर बड़ा X दिखाते हैं। 10 नंबर पे आपका नियोन गैस है, जो अक्रिय गैस होता है। 11 नंबर पे सोडियम, ये एक रासायनिक पदार्थ है, बहुत ही क्रियाशील है ये, आगे हम इसके बारे में जानेंगे। 12 नंबर पे मैग्नीशियम है Mg, 13 नंबर पे एल्युमिनियम, 14 नंबर पे सिलिकॉन, 15 नंबर पर फास्फोरस P, 16 नंबर पे सल्फर, सल्फर को हम गंधक भी कहते हैं, उसका संकेत S बड़ा। 17 नंबर पे क्लोरीन, वो भी गैस है, Cl उसका संकेत होता है। 18 नंबर पे ऑर्गन Ar, 19 नंबर पे पोटेशियम, उसका संकेत K होता है। और 10 और 20 नंबर पे कैल्शियम यानी Cl, इसको हम लोग चूना भी कहते हैं। घर में आपको दीवार को सफेदी करने में ये चूना हम लोग उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार से आप कोई 1 से लेके 20 तक क्रम वाले जो रासायनिक पदार्थ हैं, इनका बहुत उपयोग होने जा रहा है इस पाठ में। आप इसको जरूर इसको नोट कर लेंगे कॉपी पे और इसको याद कर लेंगे। जब याद करेंगे तब आपको इस पाठ को समझना आसान हो जाता है। तो इस प्रकार से जब हम रासायनिक अभिक्रियाएं जब हम पढ़ते हैं तो रासायनिक पदार्थों को पहले हमें जानना होता है, और इन रासायनिक पदार्थों को हम इस सूची को पहले हम समझते हैं, उनके संकेत को समझते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया को जब हम समझते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया और उसके साथ हम एक
भौतिक अभिक्रिया को भी समझना पड़ता है। यह रासायनिक अभिक्रिया और भौतिक अभिक्रिया क्या होता है, इसे चलिए एक उदाहरण से हम समझते हैं। जैसे एक गिलास पानी ले लीजिए और इसमें आप गिलास में पानी को रख के और उसमें आप चीनी, जो घर में रहता है चाय बनाने के लिए जो उपयोग होता है, उस चीनी का कुछ मात्रा आप इसमें डालें। जब पानी में जब चीनी जब घुल जाएगा तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा शरबत, यानी वो आपको मीठा जल, शरबत को हम लोग मीठा जल भी कहते हैं, वो आपको मिलेगा। तो पानी और चीनी जो कि ये दोनों रासायनिक पदार्थ हैं, और ये दोनों रासायनिक पदार्थ जब आपस में जब मिलाते हैं तो अब इन दोनों में एक परिवर्तन होगा और परिवर्तन के रूप में हमें शरबत दिखाई देगा। तो पहले ये हम उसको बोलते हैं प्रथम अवस्था, यानी कि पानी और चीनी ये पहले अलग अलग था, वो प्रथम अवस्था थी। जब दोनों को हम मिला दिए तो अब ये शरबत बन गया, ये आपकी दूसरी अवस्था हो गई। तो ये पहली अवस्था हो गई और ये दूसरी अवस्था हो गई। जब ये दोनों रासायनिक अभिक्रिया, अभी एक परिवर्तन दिखाई दिया, तो इस परिवर्तन से पहले ये दोनों पदार्थों को हम बोलते हैं अभिकारक। क्या बोलते हैं? अभिकारक, यानी कि ये दोनों अभिक्रिया करने जा रहे हैं, इसे बोलते हैं अभिकारक। अभिकारक के बाद जो हमें नया पदार्थ जो बनता है दूसरी अवस्था में जो प्राप्त होता है, इसे कहते हैं उत्पाद। यानी अभिक्रिया के बाद जो हमें प्राप्त होता है उसे कहते हैं उत्पाद। तो अभी आपको एक परिवर्तन दिखाई दिया। अब इस परिवर्तन को अब ये क्या बोलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे या भौतिक अभिक्रिया? क्योंकि परिवर्तन होना ही अभिक्रिया है। जो हमें परिवर्तन दिखाई देता है आप उसे अभिक्रिया कह सकते हैं। तो अब यहां रासायनिक अभिक्रिया और भौतिक अभिक्रिया क्या होता है, तो इसका सीधा सही मतलब है कि अगर प्रथम अवस्था के बाद हमें जब दूसरी अवस्था प्राप्त होती है, जैसे प्रथम अवस्था हम ले लेते हैं दूध, घर में होता है दूध, और उसको हम बना देते हैं दही। उसमें कुछ एंजाइम्स, कुछ जीवाणु उसमें होते हैं, दूध से वो दही में कन्वर्ट हो जाते हैं। आपको दूध से दही मिल गया, लेकिन वापस आप दही से क्या दूध प्राप्त कर सकते हैं? नहीं। आप दूध से दही तो बना सकते हैं, लेकिन दही से आप दूध वापस प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो इसी को बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया का एक पहचान। अगर एक अवस्था से हम दूसरी अवस्था में जाते हैं और लेकिन दूसरी अवस्था से हम पहली अवस्था में नहीं लौट पाते, तो यह रासायनिक अभिक्रिया का एक पहचान है। उसी प्रकार से भौतिक परिवर्तन देखिए क्या होता है। एक ले लेते हैं बर्फ, और बर्फ को अब अगर ऐसे ही खुला छोड़ देंगे कमरे का तापमान पे, तो धीरे धीरे बर्फ जो है वो पानी में पिघल जाएगा। उसके बाद क्या बन जाएगा? पानी। यानी प्रथम अवस्था हो गई इसकी बर्फ और दूसरी अवस्था हो गई पानी। मतलब यह हुआ कि आप एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जब गए तो वापस फिर क्या पानी बर्फ बन जाएगा? क्या पानी से बर्फ वापस प्राप्त किया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। बर्फ आप फ्रिज से निकालते हैं, घर में फ्रिज होगा, उससे बर्फ आप निकालते हैं, रख देते हैं, अब वो पानी बन गया। उस पानी को वापस अगर हम फ्रिज में डाल दें, जहां फ्रीजर होता है, तो यह
पुनः बर्फ में परिवर्तित हो जाएगा। यानी एक अवस्था से दूसरी अवस्था और दूसरी अवस्था से पुनः जब हम पहली अवस्था में आ सकते हैं तो वैसे अभिक्रिया को हम लोग भौतिक अभिक्रिया कहेंगे। लेकिन इसके उल्टा अगर हम नहीं आ पाएंगे पहली अवस्था में वापस तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। ये दोनों अभिक्रियाओं में बहुत बड़ा ये अंतर है। एक अंतर और होता है, रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु अथवा अणु की रचनाओं में कुछ अंतर आ जाते हैं। जैसे परमाणु की संख्या अगर पहले 8 है तो वह अभिक्रिया होने के बाद 9 हो जाएगी अथवा 7 हो जाएगी, घट जाएगी या बढ़ जाएगी। कभी कभी बराबर भी होते हैं। उसी प्रकार से अणु की संरचना में परिवर्तन हो जाएंगे। लेकिन जब अणु और परमाणु की संरचना में कोई परिवर्तन जब नहीं होगा तो उसे हम भौतिक अभिक्रिया भी कह सकते हैं। जैसे बर्फ का संकेत आपको चूंकि वह पानी से बना है आप H2O लिखते हैं और जल का भी आप संकेत H2O यानी जल लिखते हैं। तो पहले भी H2O है और पानी बनने के बाद भी H2O है। दोनों के अणु और परमाणु में की संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये भी एक भौतिक अभिक्रिया का एक बहुत बड़ा पहचान होता है। तो इस प्रकार से दो हम अभिक्रिया यहाँ पे देख रहे हैं, रासायनिक अभिक्रिया और भौतिक अभिक्रिया, और दोनों में ये बहुत बड़ा अंतर है कि जब पहली अवस्था से दूसरी अवस्था में जब हम जाते हैं तो पुनः दूसरी से पहली अवस्था हमें प्राप्त नहीं होता। उसी प्रकार से जब हम पहली अवस्था से दूसरी अवस्था जाते हैं और दूसरी से पहली जब हम वापस आ जाएंगे तो उसे हम भौतिक अभिक्रिया कह सकते हैं। जब आप अपनी पाठ्य पुस्तक विषय विज्ञान का पहला पाठ आप खोलते हैं तो उसमें आपको कुछ परिवर्तन आपको दिखाई दे रहे होंगे। जैसे आप स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि कुछ परिवर्तन आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। जैसे गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है। लोहे का तवा, तसला या कील को आर्द्र वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है। अंगूर का किण्वन हो जाता है। भोजन पकाया जाता है। हमारा शरीर भोजन को पचा लेता है। हम सांस लेते हैं। तो ये सारे जो आपको परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं, ये सारे परिवर्तन को अब हम एक एक करके समझेंगे। जैसे पहला आपको यहाँ पे परिवर्तन दिखाई दे रहा है कि दूध को आप कमरे के तापमान पर खुला छोड़ देते हैं तो क्या होता है, वह कुछ समय के बाद फट जाता है, मतलब खराब हो जाता है। उसमें एक परिवर्तन हुआ। उसी प्रकार से लोहा को अगर हम आर्द्र वायुमंडल में, आर्द्र वायुमंडल का मतलब कि हवा में जब नमी की मात्रा होती है, मतलब कि गर्मी के दिनों में देखते हो कि हवा एकदम सूखी रहती है और बरसात के दिनों में हवा चिपचिपापन होता है। तो चिपचिपापन जो हुआ उसे हम आर्द्र वायुमंडल कहते हैं। तो उस समय जो लोहा है वह अभिक्रिया करके एक भूरा रंग का परत अपने ऊपर बैठा लेता है, जिसे हम जंग लगना कहते हैं। तो यह जंग लगना एक परिवर्तन वहां दिखाई दिया। उसी प्रकार से अंगूर का किण्वन हो जाता है। किण्वन जो है यह एक रासायनिक अभिक्रिया का शब्द है। वास्तव में जब फल, सब्जी, ये सब जो है कुछ समय के बाद वो सड़ जाते हैं, उनमें एक बदबू आने लगती है। ऐसा कुछ जीवाणुओं के कारण होता है जिसे हम किण्व या एंजाइम के नाम से जानते हैं। ये एंजाइम या जीवाणु उन फल और अंगूर को सड़ा देते हैं और उनसे बदबू आने लगती है। तो इस विधि द्वारा शराब भी बनाया जाता है। तो ऐसे प्रक्रियाओं को हम किण्वन के नाम से जानते हैं। तो यह किण्वन एक परिवर्तन उसमें दिखाई देता है। भोजन का पकना, घर में आप जानते होंगे कि भोजन जब पकाया जाता है तो उसके बाद उसमें एक अलग परिवर्तन, एक अलग स्वाद, एक सुगंध उसमें आ जाता है।
उसी प्रकार से जब हमारा शरीर भोजन को पचाता है, हमारे शरीर के अंदर भी बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, जिनमें भोजन पचता है हमारे शरीर में जाके। पचने के बाद बहुत सारे चीजें, हमें ऊर्जा ये सब प्राप्त होती हैं। हम जब सांस लेते हैं तो सांस में हम ऑक्सीजन, हवा से ऑक्सीजन लेते हैं, वह ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों में जाता है और फेफड़ों से वह हमारे रक्त यानी खून में वह मिलता है और उसे हीमोग्लोबिन, आप नाम सुने होंगे, वह हीमोग्लोबिन को वह ऑक्सीजन प्राप्त होता है और उससे एक ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से एक परिवर्तन हमारे शरीर में यहाँ भी दिखाई देता है। तो आप इन सारे चीजों को जब आप एक परिवर्तन के रूप में आप समझ सकते हैं, तो ये सारे परिवर्तन को आप क्या कहेंगे? आप कह सकते हैं कि ये सब रासायनिक परिवर्तन होंगे और इन रासायनिक परिवर्तन को ही हम रासायनिक अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे एक हमारा परिभाषा भी, एक प्रश्न भी बनता है कि रासायनिक अभिक्रिया से क्या समझते हैं। तो रासायनिक पदार्थों में होने वाले रासायनिक परिवर्तन को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब रासायनिक अभिक्रिया जब होता है तो आप उसमें देखते होंगे कि पहले दो पदार्थ आपस में अभिक्रिया करते हैं। तो ये दोनों पदार्थ जब अभिक्रिया करते हैं तो उनको हम अभिकारक कहते हैं। और जब ये अभिकारक अभिक्रिया करने के बाद जब नया पदार्थ जब बनाते हैं, जब नया पदार्थ में प्राप्त होता है, तो हम उन नए पदार्थों को क्या बोलते हैं? उत्पाद कहते हैं। यानी कि अब रासायनिक अभिक्रिया के बाद बनने वाले नए पदार्थ को हम उत्पाद के नाम से जानते हैं। जब रासायनिक अभिक्रियाएं होती है तो आप कैसे पहचान कर पाएंगे कि यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया हुआ अथवा नहीं हुआ? तो चलिए एक उदाहरण के रूप में हम लेते हैं। एक फ्लास्क ले लेते हैं। इस फ्लास्क में आप देख सकते हैं कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल इसमें पहले से मौजूद है और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में हम जस्ता यानी जेडेन का कुछ टुकड़ा, जेडेन एक धातु है, उसके अंदर हम डालते हैं। कुछ समय के बाद उसमें से हल्का बुलबुला कुछ गैस बाहर निकल रहा है। अब आप समझ सकते हैं कि अंदर कुछ परिवर्तन हुआ होगा, कुछ अभिक्रिया हुई होगी, तभी यहाँ बाहर कुछ निकल रहा है। तो अगर ऐसा कहीं आपको परिवर्तन दिखाई दे तो यह रासायनिक अभिक्रिया का पहचान है, यानी लक्षण है। तो इसी के अलावा अगर रासायनिक अभिक्रिया जब होती है तो वहां पे अभिकारकों, अभिकारक समझ रहे हैं ना, अभिक्रिया से पहले वाले पदार्थ में कुछ परिवर्तन दिखाई देते हैं। जैसे अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। अवस्था मतलब पदार्थ की अवस्था, तीन अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव या गैस। तो अगर अभिकारक ठोस है तो अभिक्रिया के बाद वो द्रव बन सकते हैं अथवा गैस भी बन सकते हैं, अथवा द्रव है तो वापस ठोस बन सकते हैं या गैस बन सकते हैं। तो ऐसे अगर अवस्था का ही परिवर्तन आपको होते दिखाई दे तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ रासायनिक अभिक्रिया हुआ। इसके अलावा अगर उनके रंग में कोई परिवर्तन हो जाए, जैसे सफ़ेद है, अभिक्रिया होने के बाद वह लाल हो गया, हरा हो गया, तो ऐसा परिवर्तन जब रंग में दिखाई दे तो वो भी रासायनिक अभिक्रिया होने का पहचान है। एक और पहचान है तापमान में परिवर्तन। जैसे एक हम आपको समझाते हैं उदाहरण देकर कि ग्लास में पानी डाल लेंगे और ग्लास को छुएंगे तो चूंकि पानी नॉर्मल है, कमरे के ताप पर है, तो आपको एकदम नॉर्मल पानी दिखाई देगा, उसमें कोई न गर्मी न ठंडा का एहसास होगा। अब उसमें एक चूना का टुकड़ा, चूना समझ रहे हैं, जो घर में आपको रंग रोगन पोचाड़ा के लिए उपयोग होता है, उस चूने का एक टुकड़ा उस ग्लास के अंदर आप डाल दीजिए। अब देखेंगे कि उस ग्लास के अंदर कुछ गैस, कुछ बुलबुला बाहर निकलता है, वो खौलने का आवाज उसमें आता है
और धीरे धीरे वो पानी गर्म होने लगता है। आप छू के वहां पे ग्लास को देख सकते हैं कि अब ग्लास भी हल्का गर्म हो गया। पहले छुए थे तो नॉर्मल था, अब छुएंगे चूना डालने के बाद तो उसमें हल्का सा गर्मी का एहसास हो गया। यह तापमान कहाँ से है, ये गर्मी कहाँ से है? तो यह रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद उनके तापमान में एक परिवर्तन हो गया। तो ये सारे जो आपको जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं, ये सभी लक्षण जैसे अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, उस गैस का उत्सर्जन या तापमान में परिवर्तन, तो ये सारे लक्षण जब आपको कोई इसमें से दिखाई दे तो आप कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ। तो ये सारे रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण हैं। तो परीक्षा में आपसे ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि हम कैसे जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ, कुछ पहचान लिखिए। तो आप लिखेंगे कि अगर रासायनिक अभिक्रिया के बाद उनका अवस्था में परिवर्तन हो गया अथवा उनके से गैस या फिर कुछ उत्सर्जित हुआ, तापमान में परिवर्तन हुआ, तो ये सारे उनके बाद रंग में परिवर्तन हुआ, तो ये सारे पहचान जो है वो रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण है। अब इस पाठ में एक और आगे हमें प्रश्न मिलते हैं कि रासायनिक समीकरण से क्या समझते हैं। रासायनिक समीकरण क्या है? तो रासायनिक अभिक्रियाओं को संक्षेप में या संकेतों के रूप में लिखने को हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। यानी रासायनिक अभिक्रिया जब दो रासायनिक पदार्थों में जब हुआ और उसे जब हम संक्षेप में जब कॉपी पे लिखते हैं तो उन समीकरणों को हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे एक उदाहरण के रूप में ले लीजिए कि मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन में जलाया जाता है तो क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब हमने कहा कि मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन में जलाया जाता है तो उसके बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड हमें प्राप्त होता है। तो यहां पे हमने एक संक्षेप में उसको लिखा है कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मतलब दोनों मिल गया। तो दोनों मिलाने के बाद क्या मिला? मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला। तो ये एक समीकरण के रूप में दिखाई देता है। जैसे हम गणित में समीकरण लिखते हैं कि 2 और 3 को जब मिलाते हैं तो हमें 5 प्राप्त होता है, तो इसे आप समीकरण कह सकते हैं ना, गणित के अनुसार। उसी प्रकार से यह विज्ञान के अनुसार भी एक समीकरण है। तो चूंकि यह समीकरण किसके लिए है? रासायनिक पदार्थों के लिए है। यह रासायनिक पदार्थों के लिए यह समीकरण हमने लिखा, तो इसलिए इसे हम रासायनिक समीकरण के नाम से जानते हैं। अब रासायनिक समीकरण जब हम लिखते हैं तो उसको हम 2 प्रकार से लिखते हैं। एक तो शब्द के रूप में, जब शब्द के यहाँ चूंकि मैग्नीशियम एक शब्द है, ऑक्सीजन एक शब्द है, तो इसे हम शब्द समीकरण यानी वर्ड इक्वेशन, शब्द समीकरण के नाम से भी जानते हैं। इसे आम बोलचाल की भाषा में इसे ढांचा समीकरण या कंकाली समीकरण के नाम से भी जाना जाता है। और एक होता है संकेत के रूप में लिखना। अब संकेत के रूप में देखिए कैसे लिखते हैं। तो मैग्नीशियम का संकेत अभी हमने आपको शुरुआत में बताया था कि बहुत सारे रासायनिक पदार्थों का संकेत आपको जानना होगा, जो पाठ के शुरुआत में हमने बताया था। आप पुनः जाके वहां देख सकते हैं। तो मैग्नीशियम का संकेत हमने क्या बताया था, आप वहां जाकर ध्यान से देखिएगा तो आपको Mg मिला, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन का संकेत हमने लिखा O2, और ये दोनों मिलकर बना मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का संकेत होता है MgO। यहाँ 2 मत दीजिएगा, ये गलत हो जाएगा। ये 2 क्यों नहीं देते हैं वो आगे हम बाद में बताएंगे, लेकिन यहाँ पे 2 रहेगा। तो इस प्रकार से
हमारा, अब देखिए रासायनिक समीकरण को हमने संकेत के रूप में लिख दिया। तो इस प्रकार से हम रासायनिक समीकरण को इस प्रकार प्रदर्शित हम करेंगे। अब रासायनिक समीकरण जो है वो उनके दो रूप होते हैं, एक संतुलित और एक असंतुलित। संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण। ये बहुत जरूरी है आपको जानना कि संतुलित क्या होता है और असंतुलित क्या होता है। तो देखिए, जब हम कोई रासायनिक समीकरण को लिखते हैं तो उसका दो पक्ष होता है, एक लेफ्ट हैंड साइड जिसको हम लोग बायां पक्ष कहते हैं, और एक होता है राइट हैंड साइड तीर के निशान के ऊपर। जब दो चीजें जब पहले अभिक्रिया करती है यानी अभिकारक, तो उसे हम प्लस के रूप में दिखाते हैं, और अभिक्रिया करने के बाद जो हमें नया पदार्थ मिलता है उत्पाद, उसे तीर के निशान के साथ हम दिखाते हैं। तो तीर के निशान के पहले अभिकारक और उसके बाद जो राइट साइड है आपको दाएं ओर, उसे उत्पाद कहते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि मैग्नीशियम का यहाँ परमाणु एक है, यहाँ एक परमाणु है, और ऑक्सीजन के यहाँ दो परमाणु है। देख रहे हैं, मैग्नीशियम का यहाँ एक परमाणु, चूंकि Mg यहाँ 1 छिपा रहता है, और ऑक्सीजन का दो परमाणु। तब बोलेंगे कि यहाँ पे हमने O के साथ 2 क्यों दिया और Mg के साथ 1 क्यों दिया, जबकि संकेत में तो कभी O2 दिखाया नहीं जाता है। हम ऑक्सीजन का संकेत O मानते हैं, O2 कहाँ से आया। तो ये एक पदार्थों की अवस्था को बैलेंस करने के लिए ऐसा किया जाता है। आप कभी ध्यान दीजिएगा कि तत्वों में जो परमाणु होते हैं वो काफी एक दूसरे से कंजस्टेड यानी कि आकर्षित होकर मजबूत बंधन के साथ वहां चिपके रहते हैं। गैस में ऐसा नहीं होता। गैस के जो अणु होते हैं वो इधर उधर वो घूमते रहते हैं, मुक्त अवस्था में होते हैं। आपने कभी पढ़ा होगा पिछले कक्षाओं में कि परमाणु भी पदार्थ का सूक्ष्म कण है और अणु भी सूक्ष्म कण है। तो दोनों में अंतर क्या है? अंतर यह है कि परमाणु कभी मुक्त अवस्था में नहीं होते। जब भी परमाणु होंगे वह दूसरे परमाणु के साथ हमेशा वो पेयर में रहेंगे, जोड़ा में रहेंगे। अब ऑक्सीजन का परमाणु कभी वह स्वतंत्र नहीं रहता, इसलिए वह दूसरे परमाणु के साथ एक जोड़ा बना लेता है, इसलिए उसे हम एक अणु मानते हैं। ऑक्सीजन के एक अणु में दो परमाणु होते हैं और दो परमाणु हमेशा जुड़े रहते हैं, ये कभी अलग नहीं होते, इसलिए यहाँ O2 दिखाया जाता है। अब यहाँ MgO, यहाँ पर देखते हैं Mg और O, यहाँ पर 1 और 2 कुछ नहीं होता है, वो एक दूसरे के आवेश को यहाँ पे खत्म कर देते हैं, इसलिए यहाँ पे आपको 1 और 1 दोनों में दिखाई देंगे। तो अब यहाँ देखेंगे कि यहाँ मैग्नीशियम भी 1 और ऑक्सीजन भी 1, यानी कि अभिक्रिया जब हुआ तो हमारे पास 3 परमाणु थे, ऑक्सीजन के 2 और मैग्नीशियम के 1। और जब अभिक्रिया हुआ तो उसमें एक परमाणु खत्म हो गया, नष्ट हो गया, यानी कि 1 और 1 2 ही परमाणु हमें दिखाई दिए ना। तो ये दोनों में एक असंतुलन आ गया। तो अब इस समीकरण को आप क्या कहेंगे? संतुलित या असंतुलित? इसे हम असंतुलित कहेंगे। तो असंतुलित और संतुलित रासायनिक समीकरण का परिभाषा बिल्कुल आसान है। जब अभिक्रिया से पहले और अभिक्रिया के बाद अगर परमाणुओं की कुल संख्या दोनों तरफ बराबर होती है, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। और इसके उल्टा अगर दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या अलग अलग हो जाती है तो उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आपको अभिक्रिया से पहले
3 परमाणु, अभिक्रिया के बाद 2 ही परमाणु, तो ये तो असंतुलन हो गया। अब एक प्रश्न ये आता है कि हमारे लिए उपयोगी कौन है, संतुलित रासायनिक समीकरण या असंतुलित रासायनिक समीकरण? तो हमारे लिए जरूरी है संतुलित रासायनिक समीकरण। अगर कोई रासायनिक समीकरण असंतुलित है तो उसे हमें संतुलित करना पड़ता है। तो अब संतुलित कैसे करते हैं, अब सभी देखें। तो रासायनिक समीकरण संतुलित भी होते हैं और असंतुलित भी होते हैं। तो संतुलित रासायनिक समीकरण का हम एक उदाहरण यहां देते हैं। मान लीजिए कि जिंक जब सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जब अभिक्रिया करता है तो बनाता है जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है, और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है। जब हम इसे रासायनिक समीकरण के रूप में जब संक्षेप में लिखते हैं तो Zn प्लस H2SO4 अभिक्रिया होने के बाद जिंक सल्फेट यानी ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है, बाहर निकलता है। अब यह एक रासायनिक समीकरण है। अब हम देखते हैं कि यह संतुलित है कि असंतुलित है। तो संतुलित का हमने क्या उदाहरण बताया था इसका पहचान करने का तरीका कि अभिक्रिया से पहले कुल परमाणुओं की संख्या और अभिक्रिया के बाद कुल परमाणुओं की संख्या एक ही तत्व के बराबर होनी चाहिए। जैसे जिंक देखिए 1 है, यहां भी जिंक 1 है, हाइड्रोजन यहां पे देखिए 2 है, हाइड्रोजन भी 2 है, सल्फर 1 है, यहां भी सल्फर 1 है, और ऑक्सीजन राइट साइड 4 है और इधर राइट साइड 4 है। कुल जोड़ी यहां पे हो जाएगा 4 2 6 और 2 8, और यहां पे हो जाएगा 4 2 6 और 2 8। यानी कि अभिक्रिया से पहले कुल परमाणुओं की संख्या और एक ही तत्व के भी कुल परमाणु की संख्या। जैसे जस्ता का 1 है तो जस्ता का 1 ही होना चाहिए, हाइड्रोजन का 2 है तो यहाँ पे भी 2 होना चाहिए। तो उसके उस तत्व के भी परमाणुओं की कुल संख्या दोनों तरफ बराबर होनी चाहिए और कुल तो बराबर हो ही जाएगी। तो इस प्रकार ये कुल जरूरी नहीं है, दोनों तरफ एक ही तत्व के कुल परमाणु बराबर होने चाहिए। तो ये हो गया आपका संतुलित रासायनिक समीकरण। एक होता है असंतुलित। चलिए असंतुलित का एक हम उदाहरण लेते हैं कि लोहा को जब पानी के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो फेरस ऑक्साइड और जल और हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है। जब हम इसे जब रासायनिक संकेत के रूप में लिखते हैं तो Fe लोहा का संकेत Fe होता है, जल का H2O, और ये दोनों मिल के जब अभिक्रिया करें फेरस ऑक्साइड यानी Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर। अब यहां पे आप देख सकते हैं कि Fe यानी लोहा, लोहा आपको राइट साइड में यानी लेफ्ट बाईं ओर लेंस में 1 है, और उधर देखिए Fe यानी लोहा 3 हो गए, हाइड्रोजन इधर 2 है तो हाइड्रोजन 2 वो तो ठीक है, और ऑक्सीजन यहां पर 1 है और ऑक्सीजन यहां हो गया 4। तो अब तो यहां पे परमाणु की संख्या तो काफी असंतुलित हो गई। तो ये हुआ असंतुलित रासायनिक समीकरण का उदाहरण।
अब एक प्रश्न यहाँ आता है कि हम रासायनिक असंतुलित रासायनिक समीकरण को हम संतुलित कैसे बनाएं। तो संतुलित बनाने के लिए पहले हम चेक करते हैं कि इधर यानी LHS साइड में कितने परमाणु थे और उधर कितने हो गए। जिधर कम रहेंगे हम उतना वहां पे गुना करेंगे, जोड़ते नहीं है, गुना करते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, राइट साइड लोहा का परमाणु 3 हो गए और लेफ्ट साइड 1 ही है, तो कम किधर हुआ? लेफ्ट साइड। तो जब लेफ्ट साइड कम हुआ, कितना कम हुआ? तो 3 गुना कम है, तो हम यहाँ पे 3 यहाँ पे गुना कर देंगे। यहाँ पे 3 नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाएगा, नीचे नहीं लिखना है। आप जब भी इसमें संख्या आपको लिखना है तो बगल में गुना करना होगा। तो अब 3 यहाँ पे लोहा हो गया, 3 लोहा, चलिए भी संतुलित हो गया। अब क्या हो? असंतुलित है। अब यहाँ असंतुलित है आपका ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है, वहां पे 4 है, तो यहाँ पे क्या करना होगा? यहाँ 4 देंगे। जब 4 ऑक्सीजन हो गए, 4 ऑक्सीजन हो गए, तब हाइड्रोजन देखिए, हाइड्रोजन 4 अणु यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, जिसमें एक अणु में 2 हाइड्रोजन वहां परमाणु उपस्थित रहते हैं। तो कुल हाइड्रोजन के कितने परमाणु हो गए? 8, 4 दूनी 8। यहां पर कितना है? 2। यहां क्या करना होगा? यहां पे भी 4 देना होगा। तो इस प्रकार से ये आपको पहले यह असंतुलित रासायनिक समीकरण था, हमने दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या को बराबर कर दिया, तो अब यह हो गया संतुलित रासायनिक समीकरण। तो इस प्रकार से आप रासायनिक समीकरण को कैसे लिखेंगे, लिखने के बाद कैसे चेक करेंगे कि वह संतुलित है कि नहीं। अगर संतुलित है तो आपको उसमें कुछ नहीं करना है, और अगर असंतुलित है तो आप चेक करके देखेंगे कहां पर किस तत्व के कितने परमाणु घट रहे हैं, कितने अणु घट रहे हैं, और उसके अनुसार आप यहाँ गुना कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका तरीका असंतुलित समीकरण को संतुलित बनाने का। तो इस प्रकार से आप विज्ञान विषय में आप रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के बारे में आपने विस्तार से जाना। अभी इसी पाठ का एक अगला भाग रासायनिक अभिक्रियाओं का प्रकार, इसके ठीक अगले वीडियो में आप देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।